ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अयातुल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा के बारे में आज खबर आई कि वो कोमा में, उनका एक पांव नहीं रहा, हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। मगर इस खबर से पहले मुज्तबा की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, खून के आखिरी कतरे तक ईरान लड़ेगा और शहीद खामनेई का बदला लिया जाएगा। इन दोनों घटनाओं की टाइमिंग से एक सवाल उठा कि मुज्तबा घायल हैं या फिर घातक। कहते हैं अगर कोई योद्धा घायल हो तो और भी घातक होता है। उसके सीने में जलती बदले की आग दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। कुछ ऐसा ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अयातुल्ला खामनेई की विरासत संभाल रहे मुज्तबा के साथ है, जो अपने पिता और अपनी सल्तनत के खात्मे से इस कदर बौखलाए हुए कि खून का बदला खून से लेने की कसम खा चुके हैं। मुज्तबा का क्रोध अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों पर बारूद बनकर बरस रहा है। अयातुल्ला खामनेई की मौत के 13वें दिन मुज्तबा खामनेई का पहला संदेश आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा। हालांकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई खुद सामने नहीं आए, लेकिन उनका संदेश ईरानी चैनल पर जारी हुआ। यह संदेश एंकर के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया। अपने पहले संदेश में मुज्तबा खामनेई ने बदला लेने की बात कही, लेकिन इस बीच नए खलीफा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोमा में है मुज्तबा खामनेई? क्या मुज्तबा ने हमले में पैर गंवा दिए? क्या अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? मुज्तबा खामनेई को लेकर यह दावा एक ब्रिटिश अखबार ने किया है और मीडिया रिपोर्ट्स में मुज्तबा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रिटिश अखबार की माने तो हवाई हमले में मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है। उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। अस्पताल के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति है। मुज्तबा खामनेई के कोमा में जाने की अभी तक ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ना ही वहां की सरकार और ना ही वहां की मीडिया ने मुज्तबा के घायल होने की जानकारी दी है। लेकिन ईरानी मीडिया में नए खलीफा का जो संदेश जारी हुआ है, उसमें अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी गई है। वहीं इस बीच ईरान की फौज खामनेई का नाम लेकर पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। ईरान की तरफ से एआई वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें पहले अयातुल्ला खामनेई के आखिरी पल दिखाए गए। खामनेई को अपनी पोती के साथ दिखाया गया, फिर मुज्तबा को भी सही सलामत दिखाया गया। बाकायदा मिसाइलें भी लब्बैक खामनेई कहकर छोड़ी जा रही हैं। साफ है कि ईरान इस वीडियो के जरिए संदेश देना चाहता है कि मुज्तबा के रूप में खामनेई वापस आ गए हैं और ईरान के दुश्मनों से चुन चुनकर बदला लेने के लिए तैयार हैं। पुराने जमाने की जंग में चक्रव्यूह जैसे अभेद्य सैन्य संरचना होती थी, जिसे निकल पाना दुश्मन के लिए असंभव होता था। और अब मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने भी कुछ इसी तरह का डिफेंस सिस्टम तैयार किया और लगता यह है कि अमेरिका और ईरान इस जाल में फंस चुका है। ईरान के इस वॉर प्लान का नाम है मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम, जिसने अमेरिका और इजराइल के सामने ऐसी दीवार खड़ी की जिससे भेदना अमेरिका के लिए मुश्किल हो चुका है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का टारगेट फिक्स था, तैयारी पूरी थी। ईरान को बदलने के नाम पर ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की जोड़ी ने बड़ा हमला किया, जिसमें अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की मौत हुई। अयातुल्ला खामनेई के सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी मारे गए। IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर के साथ साथ दर्जनों ईरानी सेना के अधिकारी इजराइल अमेरिका के ज्वाइंट अटैक का शिकार हुए। यानी कुल मिलाकर ईरान की सेना और पूरी सत्ता की कमान संभालने वाला शायद ही कोई बचा हो। लेकिन बावजूद इसके ईरान आज 2 हफ्ते बाद भी डटकर जंग के मैदान में डटा है और अपने दुश्मनों के साथ साथ पूरी दुनिया को इस जंग का बखूबी एहसास करवा रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद ट्रंप लगातार दुनिया को बता रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया।
ड्रोन हमले की ताकत को बर्बाद कर दिया, मिसाइल स्टोरेज को बर्बाद कर दिया। लेकिन इन दावों के बावजूद ईरान पूरी ताकत से हमलावर है और इसकी वजह है ईरान का डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी। दरअसल अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान की सेना किसी एक कमांड पर काम ही नहीं कर रही है, बल्कि इसे 7 टुकड़ों में बांटकर पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है और इसी फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस का नाम दिया गया है। इस प्लान में टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद सेना को 7 हिस्सों में बांटने की रणनीति बनाई गई। इसमें IRGC, बसीज मलेशिया, आर्मी, मिसाइल यूनिट और नौसेना को अलग किया जाता है। सेना के 5 अंगों के साथ लोकल यूनिट्स तैयार की जाती है जो कम्युनिकेशन टूटने पर अपने फैसले खुद ले। टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी सेना के जंग लड़ते रहने की रणनीति 2019 में बनाई गई थी। ईरान ने यह रणनीति अमेरिका के अफगानिस्तान और इराक ऑपरेशन की स्टडी के बाद तैयार की। यानी अमेरिकी हमले में जो गलती सद्दाम हुसैन ने की, जिससे उनकी पूरी सेंट्रलाइज्ड रिजीम बिखर गई, वो गलती ईरान नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद भी ईरान जंग में टिका हुआ है और इसकी वजह है मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें कोई भी फैसला टॉप लीडरशिप की बजाय कई स्तर पर लिया जाता है। हर प्रांत में लोकल यूनिट है जिसमें फैसले का अधिकार स्थानीय कमांडर को है। लोकल यूनिट के अंडर हिजबुल्ला, हूती और बासीज के आर्म्ड लड़ाके आते हैं। रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में फैसला लेने वाला 4 स्तरीय कमांड होता है। मिसाइल और ड्रोन यूनिट का कमांड पूरी तरह अलग होता है, जो अपनी रणनीति से फैसले लेता है। यानी कोई भी यूनिट, सेना का कोई भी अंग जंग में नुकसान झेलता है तो उसका दूसरा हिस्सा अपने आप ही स्थिति के मुताबिक अटैक प्लान बनाता है और इसके लिए टॉप लीडरशिप की जरूरत नहीं होती। मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी में पलटवार से लेकर गुरिल्ला वार जैसी हर जंगी रणनीति के एक्सपर्ट हर टीम में मौजूद होते हैं और अब ईरान का यही वॉर प्लान अमेरिका और इजराइल को जंग में करारी चोट दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग में कोई भी किसी से पीछे नहीं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक कदम की बढ़त बना ली और अपनी इस बढ़त को और मजबूत करने के लिए ईरान ने दुनिया की एक और समुद्री लाइफलाइन को टारगेट करने का प्लान किया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपनी प्रॉक्सी हूती को एक्टिव किया। तो आखिर क्या है खाड़ी में ईरान और हूती का प्लान? क्यों पूरी दुनिया परेशान है? इस रिपोर्ट में इसका उत्तर देखिए। यूएस ईरान में घमासान, पूरी दुनिया का नुकसान। खाड़ी में हूती की एंट्री, दुखती नब्ज पकड़ ली। बड़े बड़े फाइटर जेट, भारी भरकम मिसाइल, बारूदी धमाकों की तस्वीरें और शहर शहर मौत की दर्दनाक दास्तान। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन उसके उलट ईरान है जो न सिर्फ बारूदी पलटवार कर रहा है बल्कि अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को दर्द भी दे रहा है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश सुएज नहर को बंद करने की है। इसके लिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती को एक्टिव कर दिया और हॉर्मुज के बाद सुएज नहर के बंद होने से दुनिया में कोहराम मचना तय है। जैसा नाम से ही साफ है कि सुएज एक नहर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के टुकड़ों के बीच से गुजरने वाली पतली सी ये पानी की रेखा दुनिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है और इसी लाइफलाइन को ईरान अपनी कठपुतली मिलिशिया हूती के जरिए ब्लॉक करने की तैयारी में है। सुएज नहर को हूती संगठन कैसे ब्लॉक कर सकता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुएज नहर की लोकेशन और अहमियत पर नजर डालिए। सुएज नहर अमेरिका के सहयोगी देश मिस्र का हिस्सा है। इसके पश्चिम में मिस्र के साथ साथ सूडान भी मौजूद है। पूर्व में सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश हैं और नीचे की तरफ यानी दक्षिण में इरिट्रिया और हूती संगठन का गढ़ यमन मौजूद है। मिडिल ईस्ट की यही सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और लाल सागर दुनिया के जहाजों के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है।
और यमन के पास मौजूद बेहद संकरे रास्ते बाब अल मंडेब पर हूती लड़ाके कब्जा सकते हैं। यानी होर्मुज में IRGC के बाद लाल सागर और बाब अल मंडेब के चोक पॉइंट पर हूती लड़ाके मिसाइल और ड्रोन से हमला करके दूसरे देशों के जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शिपिंग कंपनीज को जोखिम से बचने के लिए लंबा रास्ता चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में तेल के साथ साथ खाने पीने की चीजों और कई तरह के प्रोडक्ट्स के दाम और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले स्वेज नहर से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है और हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को देखते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए स्वेज का रास्ता ही सबसे किफायती और आसान है। आपको बता दें कि दुनिया का 12% व्यापार स्वेज नहर के जरिए ही होता है। स्वेज नहर के जरिए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल की सप्लाई होती है। स्वेज नहर के कारण यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाजों की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। यही वजह है कि इसे यूरोप के लिए एक अहम रूट माना जाता है। और स्वेज नहर का पॉइंट चोक होने पर सीधा असर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली जैसे देशों पर होगा। और ईरान की कोशिश भी यही है कि जंग लंबी खींचे ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाए और दुनिया महंगाई के इस कोहराम के लिए अमेरिका और ट्रंप को विलन माने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के नियम बदल लिए। अब तक जंगी किताबों में जो लिखा, जो कहा गया, उसे पूरी तरह पलट दिया, क्योंकि ईरान के छोटे छोटे ड्रोन ऐसे बड़े कारनामे कर रहे हैं जिसकी उम्मीद सुपर पावर अमेरिका या उसका सहयोगी इजराइल की फौज को नहीं थी। मैं दिखाता हूं आपको ईरान के छोटे शिकारी कैसे दोनों देशों पर पड़ रहे हैं भारी। एक तरफ F-35 और राफेल जैसे ताकतवर फाइटर जेट, दूसरी तरफ ईरान के छोटे छोटे ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल। मगर जब दोनों आमने सामने आए, एक दूसरे से टकराए, तो युद्ध के पुराने नियम बदल गए। जो जानते और मानते थे कि जंग में ताकतवर हथियारों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, उन्हें ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़कर झूठा साबित कर दिया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से पहले F-35 और F-22 जैसे स्टील्थ जेट, थार्ड और पेट्रियट जैसे महंगे मिसाइल शील्ड सबसे ताकतवर हथियार माने जाते थे। लेकिन इस युद्ध ने तय कर दिया है कि इन भारी भरकम हथियारों के सहारे ही युद्ध नहीं जीता जा सकता। ईरान ने इस युद्ध में मॉडर्न तकनीक के जरिए पूरी दुनिया को सिखा दिया कि लड़ाई में कैसे बने रहते हैं और कैसे बड़े बड़े हथियारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। दरअसल F-35 और F-22 5वें जनरेशन के स्टील्थ जेट हैं, जो सुरक्षित इलाकों में घुसकर भी अपने मिशन पूरे करते हैं। लेकिन इन जंगी विमानों की सेफ्टी में काफी खर्च आता है और ये भारी भरकम हथियार हमेशा काम भी नहीं करते हैं। सेंसर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पहचाने जाते हैं, जो कि खाड़ी में पिछले 14 दिनों के दौरान कई बार देखा गया। अमेरिकी फाइटर जेट को ईरानी ड्रोन और मिसाइल ने ढेर कर दिया, जिससे अमेरिका को अरबों का नुकसान पहुंचा। वहीं इस युद्ध में ईरान ने शाहिद 136 अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ईरान के MQ-9 रीपर ड्रोन भी काफी कारगर साबित हुए हैं, जिसके दम पर ईरान ने इजराइल और अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। सबसे खास बात यह रही कि थार्ड, पेट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे महंगे इंटरसेप्टर से एक मिसाइल को रोकने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, जबकि ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइल से बड़े बड़े हथियारों को कबाड़ में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान की इस तकनीक और युद्ध के नए तरीके से अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही बार बार अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ही देश की खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। इसी रिपोर्ट में क्लेम किया गया, यह दावा किया गया कि खलीफा को मिटाना मुमकिन फिलहाल नहीं है। अगर आपने पिछले 2-3 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर गौर किया होगा, तो वो न सिर्फ जंग में जीत का एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, बल्कि इससे यह भी लगता है कि ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने की जल्दबाजी में है। ईरान पर भारी बमबारी के बीच ट्रंप के बयानों का मजमून समझ लीजिए, जैसे ईरान की मिसाइलें और लॉन्च करने की क्षमता को नष्ट करना, मिसाइल ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज को खत्म करना, ईरान की नौसेना और फाइटर जेट्स को नष्ट करना। लेकिन जमीन पर तो ऐसा कतई दिखाई नहीं देता कि ईरान की नेवी कमजोर पड़ चुकी हो, उसकी ड्रोन या मिसाइल पावर कम हुई हो, बल्कि ईरान का हमला जंग के हर दिन ताकतवर होता जा रहा है।
तो क्या फेक क्लेम कर ट्रंप ईरान की जंग से वापस निकलना चाहते हैं? इसकी एक वजह है अमेरिका खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट। इसके मुताबिक खामनेई की मौत के बाद भी ईरान की जनता पर सुप्रीम लीडर के कमांड का नियंत्रण मजबूत है। इसके पीछे धार्मिक वजह भी है और जंग के बाद एकजुट होना ईरानी राष्ट्रवाद। इस हालत में ईरान में कट्टरपंथी सरकार को हटाना मुमकिन नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की इस रिपोर्ट को इजरायली इंटेलिजेंस ने भी सपोर्ट किया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को लगता था कि अयतुल्ला खामनेई और IRGC कमांडर्स के खत्म होने के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता चरमरा जाएगी। लेकिन ये जंग के 14 दिन बाद भी अमेरिका इजराइल की खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं। 14 दिन बाद भी अमेरिका और इजराइल की सेना ईरान की इस्लामिक सत्ता को डिगा नहीं पाई। ऊपर से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट अलग से खड़ा हो गया। हर रोज हजारों करोड़ रुपए जंग में फूंके जा रहे हैं, उसका दबाव अलग है। तो क्या ट्रंप अब जंग से निकलने की तैयारी में है? ट्रंप इसके रास्ते इसलिए भी खोज रहे हैं कि खुद अमेरिका में ही उनका विरोध हो रहा है। जंग अगर महीने भर तक खिंच गई तो इसके खर्चों के लिए बजट पास करवाना ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दावा चाहे कुछ भी करे, लेकिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने एक बार फिर ओपन चैलेंज किया। चैलेंज ये कि अगर उसके ऊर्जा संयंत्रों पर अटैक किया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिफाइनरी को ईरान पूरी तरीके से तबाह कर देगा। युद्ध के मैदान में ईरान इतना ताकतवर निकलेगा, ये ना तो ट्रंप ने सोचा था, ना ही नेतन्याहू को अंदाजा था, और ना ही पेंटागन और मोसाद के अधिकारियों को। ईरान न ट्रंप की धमकियों से डर रहा है, न ट्रंप की। कोई कहता है ईरान के ड्रोन्स उसकी सबसे बड़ी ताकत है, कोई इसके पीछे चीन और रूस का हाथ बताता है। लेकिन इस जंग में ईरान के टिके रहने की सबसे बड़ी वजह है उसका जज्बा, उसका हौसला, जिसकी बदौलत ईरान ना तो अमेरिका इजराइल के आगे झुकने को तैयार है और ना ही उसके ठिकानों पर हमला रोकने को। यकीन ना हो तो इस ईरानी कमांडर को सुनिए, जिसने ट्रंप के ईरान में ब्लैकआउट की धमकी का करारा जवाब दिया है। दरअसल ईरान जानता है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से आधी दुनिया तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दर्जनों देशों के ऑयल टैंकर से लदे जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट के तेल और गैस भंडार नष्ट हुए तो अमेरिका समेत आधी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। यही वजह है कि ईरान शुरू से अमेरिका की गर्दन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। यहाँ से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों पर किलर बोट से हमला कर रहा है, उनके रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा रहा है। ईरान की इस वॉर पॉलिसी से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि ट्रंप फिर भी अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं, जंगी अखाड़े में ईरान को पटखनी देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों के सामने हर रोज जीत की रट लगाए हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में जीत तो दूर, ट्रंप लीड यानी बढ़त तक नहीं ले पाए हैं। ऊपर से जंग जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे अमेरिका को अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि सच ये भी है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ है। जंग में ईरान के सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, उसके सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो तबाह हो गए हैं, उसके ड्रोन और मिसाइल बेस प्रभावित हुए हैं, कमांड सेंटर्स और रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के बड़े शिप पर हमले हुए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ईरान 14 दिन से युद्ध में टिका है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश को बारूदी जवाब दे रहा है। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, वहां मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरान की ये यलगार नेतन्याहू और ट्रंप के लिए चुनौती भी है और बड़ी चिंता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ खाड़ी में युद्ध है तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी युद्ध है। एक मुहिम है जो जी न्यूज चला रहा है, और मुहिम वो युद्ध है जमाखोरों के खिलाफ, वो है कालाबाजारों के खिलाफ, उनके बड़े होते हुए मुनाफे के खिलाफ। वॉर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुनाफाखोर अपनी जेब भरने का इंतजाम करते हैं, और ऐसा ही कुछ भारत में इस वक्त हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत होते ही यह तय हुआ कि दुनिया में तेल और गैस की शॉर्टेज होगी, परेशानियां होंगी। लेकिन इसी आपदा को देश के मुनाफाखोर और कालाबाजारी लोग अपना मुनाफा बनाने की कोशिश में हैं, और देश में गैस सिलेंडर की कमी की स्थितियां पैदा करके आम लोगों में खलबली मचाने की कोशिश है। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए धंधा मंदा हो गया है, और ये गैस की कमी के चलते सरकार हालांकि कह रही है
कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आपको आसानी से मिलेगी। गैस की कमी नहीं है, काला बाजारी ना करे लोग तो गैस की कमी नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। सिलेंडर को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? तो इसका जवाब है जमाखोरी। गैस सिलेंडर को लेकर पब्लिक परेशान क्यों है? तो इसकी वजह है ब्लैक मार्केटिंग। सरकार को सिलेंडर पर नियम क्यों बदलने पड़े? तो इसकी वजह है गैस की किल्लत वाली अफवाह। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है, लेकिन भारत में चूल्हा जलाने वाले लाल घरेलू सिलेंडर के लिए बवाल मचा हुआ है। एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिलेंडर बचाने के लिए चूल्हा और इंडक्शन का भी सहारा ले रहे हैं। सिलेंडर को साइड रख के अपना काम चला रहे हैं। शहर शहर सिलेंडर्स की जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। जबकि केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। लेकिन तमाम अपील और आश्वासनों के बाद भी देश के अलग अलग शहरों से सिलेंडर के लिए परेशान लोगों की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उसने देश में खलबली मचा दी है। लोगों के दिलों में चूल्हा नहीं जलने का, खाना नहीं बनने का बेवजह का डर घर कर गया है। इसी वजह से जिनको जरूरत नहीं है वो भी एक्स्ट्रा सिलेंडर की जुगत में लगे हैं। जबकि सरकार ने साफ कर दिया है, फिलहाल सरकार के पास 20 से 25 दिन का पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही लगातार तेल गैस की नई खरीदारी की जा रही है, जबकि ताजा कार्गो में 10 लाख टन से ज्यादा ईंधन भरा हुआ है। इसके साथ ही भारत सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने पर जोर दे रही है। सिलेंडर को लेकर मचे घमासान की हकीकत जानने जी मीडिया की टीम भी अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों के मन में बैठे अफवाह और खलबली को समझने की कोशिश की। भारत के कई शहरों में एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित हुई है। खास तौर पे जो कमर्शियल जो सेक्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सर, हमें कल पता चला था कि सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल है। कल हमें एक ही सिलेंडर मिला था और आज हमें बोल दिया गया है कि आज सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। संकट का सामना भोपाल का सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ठेला, रेहड़ी, पटरी जैसे छोटे दुकानदार भी सिलेंडर को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गैस की कमी है या नहीं है, क्या स्थिति है? बहुत कमी है साहब। अब गैस सिलेंडर नहीं है तो अब दुकान बंद करने की नौबत है हमारी भी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी वो जो बचा हुआ है 1-2 दिन का, बस वही है। उसके बाद तो बंद करने की स्थिति है। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बंद तो करना ही पड़ेगा साहब, क्या करेंगे। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स में कटौती करते हुए घरेलू सिलेंडर्स की डिलीवरी को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन आज की तारीख में जो हालात हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चंद लालची जमाखोर ही जिम्मेदार हैं। और ऐसे ही जमाखोरों को सबक सिखाने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे की योगी सरकार फुल एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है और गैस की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अगर काला बाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है। योगी प्रशासन की मुस्तैदी का असर यूपी के हापुड़ में दिखा, जहां एक घर से एलपीजी के 40 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनको युद्ध में कालाबाजारी करने के टारगेट से रखा गया था। सोचा था कि कमी होने पर मनमाने रेट से बेचेंगे, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स का हंटर चल गया। यानी वजह सिलेंडर की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी दिखाने की साजिश है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि सिलेंडर को लेकर आने वाली सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें और गैस की बचत करते हुए सही वक्त पर ही अपना सिलेंडर बुक करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट के बाद एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध पर आमादा है। बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार समेत कई शहरों पर एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के तेल डिपो को टारगेट किया। पाकिस्तान के हमले में कई लोगों की मौत हुई, जिससे कि तालिबान अब बदले की आग में चल रहा है और किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अफगानिस्तान एक बड़ा अटैक कर सकता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की स्ट्राइक, काबुल से कंधार तक भीषण बमबारी, मुनीर के टारगेट पर तालिबान का तेल।
कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। मुनीर की बुज़दिल फौज ने रात के अंधेरे में काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इस दौरान आम लोगों को भी टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, जिससे कई घर तबाह हो गए। पाकिस्तान के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान ईरान युद्ध के चलते तेल संकट से जूझ रहा है, अब उसकी नजर अफगानिस्तान के तेल भंडार पर है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों के साथ कंधार एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल डिपो पर भी बम बरसाए। हमले के बाद वहां आग लग गई। हवाई हमलों से तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस फ्यूल डिपो पर हमला हुआ वो काम एयर कंपनी का है, जो सिविल एयरलाइन और संयुक्त राष्ट्र के प्लेन को ईंधन देती है। इसके अलावा कंधार में एक और निजी कारोबारी के ईंधन डिपो पर भी अटैक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते पूरी दुनिया तेल और गैस की कमी से जूझ रही है। पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा हालात खराब है। पाकिस्तानी आवाम को चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं मिल रही। पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते मुनीर और शहबाज के खिलाफ अपने ही देश में विद्रोह शुरू हो चुका है। भूखी जनता सड़क पर उतर चुकी है और इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए अचानक मुनीर ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर हमला कर अपनी जनता को गुमराह करने के लिए नया पैंतरा चला है। पाकिस्तान ने कंधार में अफगानिस्तान फौज की सबसे खूंखार यूनिट अल बद्र के मुख्यालय को भी टारगेट किया, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान ने मुनीर की कब्र खोदने के लिए इस यूनिट को डूरंड लाइन पर तैनात कर दिया था। रमजान के पाक महीने में जुमे से ठीक पहले जिहादी मुनीर के हमले से तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान ने साफ कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग के बाद अब कभी भी एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है।